Start. Yes, very good afternoon, boys and girls. I said very good afternoon, boys and girls. I welcome you to the eternal session of secretarial practice, जहाँ पर हम सीख रहे हैं forms of business organization. In our last lecture, my dear friends, I have taught you about what is a joint Hindu family business. आज के इस heading में we are going to learn about a new form of business organization that is called as partnership firm. There is a new form of business organization जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है partnership firm. How is partnership firm different from a sole trading concern? How is partnership firm different from a joint Hindu family business? पहले ये समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम आगे हमारे डिस्कशन को बढ़ाएंगे. चलो ध्यान दीजिए. अभी दो लोग हैं, ठीक है. इसमें से एक का नाम है जय, एक का नाम है जय, दूसरे का नाम है वीरू. जय और वीरू, ध्यान दीजिए. माय डियर फ्रेंड्स, अब तक जो है हम बात कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. प्लीज आपस में बातें मत करो. अलग अलग तरह के, देखो बाकी तुम तुम्हारे बातें गप्पे चलने दो, लेकिन जब मैं यहाँ पे खड़े रहकर पढ़ा रहा हूं तब मुझे वापस में बातें नहीं चाहिए. आपका ध्यान सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी तरफ हो, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए. हम अलग अलग तरह के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे. जैसे पहला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमने सीखा था, दैट वाज सोल ट्रेडिंग कंसर्न. व्हेनेवर देयर इज वन पर्सन who is owner, controller and manager of the business, such kind of business are called as sole trading concern. आसपास में जब कोई किराना दुकान देखते हो, वहां पे एक मालिक होता है, वो ओनर होता है, कंट्रोलर होता है, मैनेजर होता है. एक अकेला व्यक्ति जब मालिक होता है, जब बिजनेस को चलाता है, तो इस तरह के बिजनेस को हम क्या कहते हैं? सोल ट्रेडिंग कंसर्न. पवार बंधु मिठाई वाले खानदानी बिजनेस है, जहां खानदान के सभी लोग मिलकर इस पारिवारिक बिजनेस को करते हैं, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. पॉइंट याद हमेशा ये रहे कि इस तरह का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक जॉइंट हिंदू परिवार कर सकता है. मुस्लिम, सिख, बुद्ध, ईसाई, जैन, ये सब लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को सेटअप नहीं कर सकते. अब जो अगला फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप सब लोग को मुझे समझाना है, दैट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म. दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म. शोले पिक्चर कितने लोगों ने देखी है? बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना. उसमें के दो किरदार है, जय और वीरू, है ना. कौन सा गाना गाते हैं वो? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. क्या गाना गाते हैं? दोस्ती के गाने गाते हैं. तो मतलब क्या है? जो दो किरदार शोले पिक्चर का सब लोगों ने देखा है, तो उसमें एक बात तो क्लियर है, दोनों कौन है? भाई है या दोस्त है? दोस्त है. तो बोलने का मतलब है कि दोनों अगर मिलकर बिजनेस चालू करेंगे, इट विल नॉट बी ए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. Will it be a joint Hindu family business? No, क्योंकि joint Hindu family business में कोई भी मेंबर बाय बर्थ बनता है, खून से. दोनों का खून एक है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग. मदर फ्रॉम नॉट मदर फ्रॉम, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ब्रदर फ्रॉम अनदर ब्रदर, है ना. नॉट मदर फ्रॉम ब्रदर, सॉरी, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, है ना. जीव है आपला, काळीज है आपला, अजून क्या क्या है? मोरल वन क्या क्या कन्सेप्ट है? हा, भाऊ आहे आपला, अजून अजून काय असतात कन्सेप्ट? जिगरी, जिग्गी, चड्डी बड्डी. हाँ, मैं वो कंसेप्ट ही नहीं समझ में आया. चड्डी बड्डी, मेरी चड्डी तेरी, तेरी चड्डी मेरी चाहिए. शोले पिक्चर में दो किरदार है, जय और वीरू, जो कि दोस्त है. भाई है क्या?
नहीं। कौन है? दोस्त। गांव का नाम क्या है? जहां गब्बर सिंह आता है। कितने आदमी थे? बताओ कौन सा गांव है वो? रामपुर, है ना। अब जय और वीरू मिलकर रामपुर में एक ढाबा खोलना चाहते हैं। क्या खोलना चाहते हैं? ढाबा। क्या खोलना चाहते हैं? ढाबा। ढाबे का नाम क्या है? ढाबे का नाम क्या है? ढाबे का नाम क्या है? हाँ, ऐसा थोड़ी है, जॉइंट अकाउंट थोड़ी है, दोनों के अलग अलग है। एक की बसंती है, दूसरे की दूसरी है, ऐसा नहीं जमता फिर वो। हाँ, तो ढाबे का हम नाम क्या रखेंगे? शोले ढाबा रखते हैं। शोले ढाबा, जहां पे छोले खाने को मिलेंगे। शोले, क्या बोल कर सर? शोले ढाबा। क्या नाम रखे अपन? कंसेप्ट शोले ढाबा, है ना। अब इन दोनों दोस्तों ने मिलकर तय किया है कि रामपुर के इस गांव में एक ढाबा बनाएंगे। इस ढाबे का नाम रखेंगे हम शोले ढाबा, जहां पे छोले भटूरे बेचे जाएंगे, सब कुछ बेचा जाएगा, वेज नॉन वेज आणि बारची उत्तम सोय, है ना। शोले ढाबा। आमच्याकडे गावरान कोंबड्या मिळतील। रामकृष्ण हरी, क्या बोल रहे सर तुम? प्योर वेज। अपना ढाबा प्योर वेज है। अपना ढाबा क्या है? प्योर वेज। शोले ढाबा प्योर वेज। अब बात समझने वाली ऐसी है कि जय और वीरू ने साथ में मिलकर ये तय किया है, जय और वीरू ने साथ में मिलकर तय किया है कि एक ढाबा खोलेंगे रामपुर में, जिसका नाम होगा शोले ढाबा। क्या नाम होगा? शोले ढाबा। अब सवाल ऐसा है कि ये जो ढाबा खोला गया है, इसके दो मालिक है। कौन मालिक है? जय और वीरू। क्या वो भाई है? तो फिर क्या ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हुआ? नहीं। क्या इसका एक सिंगल मालिक है? नहीं, दो मालिक है। तो क्या ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न हुआ? नहीं। तो फिर ये शोले ढाबा क्या है? बात समझने वाली ऐसी है, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति साथ में आकर कोई बिजनेस करते हैं, तो इस तरह के बिजनेस को आमतौर पे जो कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म। क्या कहेंगे हम इसे? पार्टनरशिप फर्म। व्हाट डू वी कॉल इट एज? पार्टनरशिप फर्म। तो ये दोनों कौन हुए बिजनेस के? पार्टनर। कौन हुए? पार्टनर। हा या ना? गोविंदा का गाना है, डू यू वांट अ पार्टनर ओ पार्टनर, है ना। तो ये कौन हुए बिजनेस के? पार्टनर्स। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आकर कोई बिजनेस करते हैं, तो इस तरह के बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। व्हाट डू वी कॉल इट एज? पार्टनरशिप फर्म। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म। बात ऐसी है कि बिजनेस में एक से ज्यादा मालिक है, और जब एक से ज्यादा मालिक हो तो वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो सकता है क्या? नहीं। एक से ज्यादा मालिक है लेकिन एक परिवार के है क्या? नहीं। दोनों पावर फैमिली से है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये खानदानी बिजनेस हुआ क्या? नहीं। तो क्या ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है? नहीं। तो ये कौन सा बिजनेस है? इसे हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। एक बहुचर्चित पान ठेला है हमारे वसमत रोड पर, बादशाह पान शॉप। एक का नाम जमील, दूसरे का नाम शिवा, दो दोस्त है, दोनों मिलकर बादशाह पान शॉप चलाते। तो वो क्या है? एक पार्टनरशिप फर्म। अगर अकेला शिवा मालिक था तो वो हो जाता सोल ट्रेडिंग कंसर्न। दो लोग जो कि रिश्तेदार नहीं है, दो लोग जो कहीं पे जुड़े नहीं है, जो मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? एक पार्टनरशिप फर्म। शोले ढाबा जो जय और वीरू दो दोस्तों ने मिलकर शुरू किया है, जो दो मालिक है, इन दोनों दोस्तों ने, दोनों मालिकों ने मिलकर जो बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसका नाम है शोले ढाबा वेज रेस्टोरेंट, ये है एक पार्टनरशिप फर्म। Now, how is a partnership firm different from soul trading concern or a joint Hindu family business? जब कभी भी दो या दो से ज्यादा लोग जो आपस में रिलेटेड नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, एक खून एक फैमिली से नहीं है, साथ में आकर कोई बिजनेस करते हैं, साथ में आकर कोई बिजनेस करते हैं,
इस तरह के बिजनेस को हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पार्टनरशिप फर्म। लेट से उत्कर्ष और पारत ने मिलकर सोचा कि हम हमारा कैफे शॉप खोलेंगे, एक आधा कॉफी लॉन्च जैसा, कैफे काउच, वसमत रोड पे, आउच, कैफे काउच। उत्कर्ष और पार्थ ने सोचा कि हम दोनों मिलकर, उत्कर्ष जिस दिन तुम्हारे सब लोग रहेंगे उस दिन सोचेंगे, तो उत्कर्ष और पार्थ ने साथ में मिलकर सोचा है कि हम एक बिजनेस करेंगे, कैफे काउच, एक कैफे जो हम वसमत रोड पर खोलेंगे। तो बिजनेस में अब दो मालिक है, दो दोस्त है जो कि आपस में रिश्तेदार नहीं है, एक परिवार से नहीं है। तो जो कैफे काउच जो रेस्टोरेंट होगा, जो कैफे होगा, इट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म। मैंने क्या कहा था? सोल ट्रेडिंग कंसर्न शुरू करने के लिए पैसा लगाने वाला व्यक्ति लगेगा, सत्यनारायण की पूजा लगेगी, सत्यनारायण का प्रसाद और बिजनेस चालू। लेकिन पार्टनरशिप फर्म ऐसे नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न्ड बाय ए सेपरेट एक्ट। क्या बोल रहा हूं मैं? पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न्ड बाय ए सेपरेट एक्ट। यानी जो भी व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें इस कानून का फॉलो अप और सारे टर्म्स और कंडीशन का, नियम का पालन करना होगा। क्योंकि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसकी सजा क्या होती है तुमको पता है? जेल के पीछे। जैसे मैंने कहा कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सत्यनारायण की पूजा की बिजनेस शुरू हो गया, वैसे पार्टनरशिप फर्म जय वीरू का ये शोले ढाबा डायरेक्ट सत्यनारायण की पूजा के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्राइमा फेसी चीज जो करनी पड़ती है, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी कि बिजनेस शुरू हो सके, और ये सारी चीजें कहां बताई गई है? कानून के अंतर्गत, जो कि पार्टनरशिप फर्म्स के लिए एप्लीकेबल है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉ? द नेम ऑफ द लॉ इज द पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या नाम है? द पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या नाम है? द पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडिया में जितने कंसर्न्स या बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस बतौर पार्टनरशिप ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं, उन सभी पार्टनरशिप फर्म्स या बिजनेसेस को जो कानून एप्लीकेबल होता है उसे हम कहते हैं द पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या कहते हैं उसे? द पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी शोले ढाबा जो बिजनेस है ये इस कानून के मुताबिक चलेगा। मन मर्जी का कारोबार नहीं जमता। सत्यनारायण की पूजा करी, पेड़े खिलाया, ढाबा शुरू नहीं जमता। क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर आपको पार्टनरशिप फर्म खोलना है, अगर ऐसा कोई बिजनेस करना है जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे। क्या स्टेप्स होते हैं उसमें? पहला, मेक अ पार्टनरशिप डीड। मेक अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड यानी अग्रीमेंट। क्या होता है आमतौर पर? दोस्त तो बहुत अच्छे और पक्के होते हैं, लेकिन जब बिजनेस तरक्की करने लगता है, पैसा होने लगता है, ऐसे ऐसे रिश्तेदार नहीं तो दोस्ती में खटास आने लगती है। बिजनेस में एक दोस्त आगे जाने लगता है, डोमिनेट करने, तो दूसरे को जलन होने लगती है, जलसी होने लगती है। तो इस तरह की चीजें आम बात है। परिवार में दो सगे भाइयों में नहीं बनती, बनती है कि तुम्हारे भाई बहनों से नहीं बनती। सगे भाइयों में बहनों में तो कभी नहीं बनती। अजीब बात नहीं। एक नॉर्थ पोल तो दूसरा साउथ पोल, बिल्कुल नहीं जमती। मेरा भाई ये कोई बोलेगा ही नहीं, इतना अलग है मुझसे। मैं नॉर्थ पोल हूं तो वो साउथ पोल है। कभी भी देखो, बाकी किसी और के साथ बन जाएंगी, सगे भाइयों में नहीं बनती। तो भाई जब अपने सगे भाई से नहीं बनती तो पराया व्यक्ति जिसे अपना कोई रिश्ता या नाता नहीं उसके साथ बन के रहेगी जिंदगी भर, गारंटी है। जय और वीरू की दोस्ती बोलने के लिए अच्छा है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन बेटा ये पिक्चर है। असली दुनिया में ना बीवी ना मैया ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। और जब शोले ढाबा में पैसे आने लगता है तो जय और वीरू की दोस्ती भी खड्डे में जाती है, वहां सिर्फ पैसा दिखता है। अब बात ऐसे है कि बिजनेस बहुत चलने लगा। शोले ढाबे में दिन रात ढाबा खुलने से लेके बंद होने तक वेटिंग है, फुल पब्लिक आ रही है, फुल खाना खा रही, फुल बिजनेस चल रहा है। अब जय और वीरू के आंखों में पैसा दिखने लगा है।
फिर जय ने सोचा क्यों ना मैं वीरू को बिजनेस से बाहर फेंक दूं और पूरे बिजनेस को कैप्चर कर लूं। तो आपसी वाद हो सकते हैं। फिर ये क्लेम करेगा कि मैं आधा मालिक हूं, वो क्लेम करेगा मैं आधा मालिक हूं। तो इस चक्कर में वाद विवाद होता रहेगा, इसका कोई सेटलमेंट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घट सकती है ना। जब हमारे आपस में सगे भाई के साथ झगड़े हो सकते हैं, तो जो दोस्त जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ झगड़े नहीं होंगे, उसकी क्या गारंटी है? गारंटी है क्या? नहीं है। लेकिन तय चीजें, बोली गई चीजें वैसे ही हो जैसे कि तय की गई थी, जैसे कि डिसाइड की गई थी। इसीलिए उसका कुछ तो भी डॉक्यूमेंटल प्रूफ लगेगा। मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था जब मैं स्लिप्स वगैरह सिखा रहा था, कानून सबूत पे चलता है। कानून किस पे चलता है? सबूत पे। जय वीरू ने ढाबा तो खोल लिया, लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, जो कि राइटिंग में होती है। और बाद में दोनों में झगड़े हो गए और वीरू ने बोला कि जय ने मुझे बिजनेस में से निकाल दिया है और कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में जज साहब ने पूछा बताओ क्या प्रॉब्लम है? वीरू बोला जज साहब मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, शोले ढाबे में हम दोनों ने आधे आधे पैसे लगाए थे, अब ये बोल रहा है कि तुम बिजनेस से बाहर निकलो, मुझे मेरा आधा हिस्सा शोले ढाबा में चाहिए। सबसे पहला सवाल रहेगा वेयर इज योर पार्टनरशिप डीड? कहां राइटिंग में लिखा है कि तुम दोनों ने आधे आधे पैसे लगाए थे और तुम दोनों आधे आधे मालिक हो? मुंह जुबानी बोले वाली बातें इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव एविडेंस। बोलने के लिए तो कोई भी बोल सकता है। मैं भी बोल सकता हूँ कल मोदी जी मेरे घर पे आए थे, 10 करोड़ रुपए दूंगा करके कहे और गए, अब दे नहीं रहे, मोदी जी के ऊपर केस ठोक दो, चलेगा ना? कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई किसी के बारे में कुछ भी बोलता है, कोई जो मर्जी बोल सकता है। इसका मतलब कानून में तो फिर मुश्किल ही है। कानून सबूत से चलता है। पिक्चर देखे होगी, सीआईडी देखा होगा, सबूत मांगता है। कानून क्या मांगता है? सबूत। तो पार्टनरशिप फर्म में कल को अनबन भी हो गई, सेटलमेंट भी करना है, तो सेटलमेंट के लिए एविडेंस लगेगा। अगर कोर्ट को वीरू के साथ इंसाफ करना है तो पहला सवाल क्या पूछेंगे? पहले तो आपका एग्रीमेंट बताओ कि आप दोनों में क्या चीजें तय हुई थी। लेकिन इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई क्या? नहीं बनाई। तो ऐसे केस में कोई सेटलमेंट नहीं होता। फिर जो तुम्हारे से हो सकता है वो तुम कर लो। कोर्ट इंसाफ नहीं कर सकती। कोर्ट इंसाफ करेगी, लेकिन कानून या कोर्ट इंसाफ किसके मुताबिक करेगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक। क्योंकि कानून लॉ के मुताबिक चलता है, मन से चलता है क्या? हमारे यहां पर किसी का मर्डर करने पे फांसी की सजा है, ये आईपीसी के लॉ में दिखा है ना? सही है कि नहीं है? कोई जुर्म करने पर ये सजा होगी, जेल होगी, काला पानी होगा, सजाए मौत होगी, फांसी दी जाएगी, ऐसा कानून में लिखा है। और वैसा जज कानून पढ़ के सुनाता और फैसला करता है, बरोबर? तो पार्टनरशिप फर्म को कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जब कभी भी किसी पार्टनरशिप फर्म का कोई अनबन हो जाता है, कोई फाइट हो जाती है, तो उसको सेटलमेंट करते वक्त जब जज फैसला सुनाता है, वो सारा फैसला पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक होता है। बिकॉज ऑल द पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया आर रन एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? देयर शुड बी एन रिटर्न एग्रीमेंट, देयर शुड बी एन रिटर्न अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, एंड दैट रिटर्न अग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं हम उसको? पार्टनरशिप डीड। अब शोले ढाबे ने जो पार्टनरशिप फर्म था, इसमें कोई रिटर्न अग्रीमेंट या डीड नहीं है, तो उन्होंने बेसिक नियम तोड़ दिया पार्टनरशिप एक्ट का, जो कहता है कि पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। तो इनको कभी कानून जो है इंसाफ नहीं दे सकता। कानून इंसाफ कब देगा? जब उनके पास सबूत होगा। सबूत कब होगा? जब दोनों के बीच में अग्रीमेंट होगी, पार्टनरशिप डीड होगी। अगर राइटिंग में लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड के ऊपर साफ साफ आधे मालिक ये है, आधे मालिक ये है, तो कानून वीरू को उसका 50% हिस्सा दिला के रहेगी। जज फैसला सुनाएगा कि आधा ढाबा वीरू के नाम पे कर दो, आधी प्रॉपर्टी बेच को इसके दे दो। ये फैसला कब सुनाएगी? जब उनके पास पार्टनरशिप डीड रहेगी। और पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी किसने बोला है? पार्टनरशिप एक्ट ने। बात समझ में आ रही है? इस तरह के बिजनेस बनते हैं, चलते हैं। कौन से कानून के मुताबिक? पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि कहता है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने से पहले
जो बेसिक डॉक्यूमेंट जो बनाना चाहिए, इट इज कॉल्ड एज द पार्टनरशिप डीड। हमारा भारत देश किसके मुताबिक चलता है? संविधान के मुताबिक चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलता है। मोदी जी के मन से चलता है क्या? नहीं चलता। बोलने वाले लोग बोलते हैं, लेकिन उनके मर्जी से नहीं चलता। हमारा देश संविधान से चलता है, चलता है ना? इंडिया इज रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो? अरे बोलो हाँ या ना? इंडिया इज रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट एज पर द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. इट इज रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. So the constitution gives the powers to country to run its own particular people. In the same manner, partnership firm का constitution होता है partnership deed. तो partnership firm किसके मुताबिक चलेगी? Partnership deed. अगर partnership deed में बताया है कि आधे आधे मालिक जय और वीरू है, तो कल को मुनाफा हुआ 1 लाख, तो 50,000 का मालिक कौन होगा? जय, और 50,000 का मालिक कौन होगा? वीरू. ये कहां दिया गया है? पार्टनरशिप डीड में. अगर पार्टनरशिप डीड में दिया ही नहीं, कल को जय बोल सकता है पूरे 1 लाख मेरे, बोल सकता है ना? वीरू क्या बोल के उससे झगड़ा करेगा? उसके पास सबूत होना चाहिए. या वीरू ने सारे पकड़े पैसे रख लिए, तो जय क्या बोल के झगड़ा करेगा? तो दोनों में कहीं तो रजामंदी है और एक्सेप्टेंस है, अग्रीमेंट है, तो उस अग्रीमेंट का कोई सबूत होना चाहिए. वो कहां होगा? पार्टनरशिप डीड में. किसी भी पार्टनरशिप फर्म को शुरू करने के लिए बेसिक अग्रीमेंट बनानी पड़ेगी. जो लोग पार्टनरशिप में पार्टनर बतौर साथ में काम करना चाहते हैं, वो आपसी सहमति से एक अग्रीमेंट बनाते हैं, जिस अग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड. और पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद जो दूसरा स्टेप कंपलसरी करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन. क्या कहते हैं उसे? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड. क्या कहते हैं हम? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड. हर एक एरिया का एक रजिस्ट्रार होता है. उस रजिस्ट्रार के अंतर्गत, जहां पे आपका डिस्ट्रिक्ट जिस एरिया के अंतर्गत आता है, उस रजिस्ट्रार के अंतर्गत आपको आपकी पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करना पड़ता है. जब आपकी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर हो जाएगी, तो रजिस्टर ऑफ पार्टनर के पास आपके पार्टनरशिप फर्म का नाम आ जाएगा. शोले ढाबा रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो जाएगी. उसके बाद सत्यनारायण की पूजा और उसके बाद बिजनेस. समझ में आ रहा है? और एक साथ में डॉक्यूमेंट लगेगा. क्या लगेगा? शॉप एक्ट तो निकालना पड़ेगा. एक और क्या डॉक्यूमेंट निकालना पड़ता है? फूड एंड ड्रग लाइसेंस, क्योंकि खाने की जगह है. याद आया? शुरुआती दौर में मैंने बताया था कि कोई भी खाने पीने की, दवाई गोलियों की, जो कंज्यूमेबल है, जो इंसान कंज्यूम करते हैं, ऐसा रिलेटेड व्यवसाय अगर बिजनेस आप करते हो, तो आपको लाइसेंस जो कंपलसरी निकालना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं फूड एंड ड्रग लाइसेंस. आपके चिप्स के, लेस के, सबके पैकेट्स के ऊपर मेंशन होता है FSSAI लाइसेंस नंबर. दैट इज नथिंग बट फूड एंड ड्रग्स लाइसेंस नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, कि इन्होंने परमिशन लेकर ये खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं. बिना FSSAI वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें खाने से खतरा हो, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, इसकी गारंटी नहीं होती और वो इलीगल होता है. बात ऐसी है, पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी. पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद उस पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर. और जब पार्टनरशिप डीड रजिस्टर हो जाएगी, फिर पार्टनरशिप फर्म का जन्म होगा, फिर वो बिजनेस कर सकते हैं. ध्यान दो. कान शुक्ले पवार काय झालं तुला से तसं इकडे लक्ष दे. अब बात समझने की कोशिश करो. प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं. पार्थ और उत्कर्ष कैफे काउच नाम का जो कैफे है, वसमत रोड पे खोलना चाहते हैं. वसमत रोड पे ये जो कैफे खोलेंगे, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, क्योंकि ये भाई नहीं है, सगे भाई नहीं. हर्षराज, जयराज और उत्कर्ष मिलकर कैफे खोलते तो ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता. अगर तीनों भाई मिलकर खोलते तो ये क्या होता? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. लेकिन दो दोस्त मिलकर खोल रहे, तो ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं हो सकता. सिंगल ओनर है क्या? नहीं. 2 ओनर है, तो ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न हुआ क्या? नहीं. तो ये क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म. क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म. तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इन दोनों के बीच में सबसे पहले कुछ एग्रीमेंट होने पड़ेगी, कि उत्कर्ष कितना पैसा लगाएगा, पार्थ कितना पैसा लगाएगा, कल को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कौन कितना रखेगा, नुकसान होगा तो नुकसान की भरपाई कौन कैसे करेगा, बिजनेस में काम कौन करेगा, वर्किंग पार्टनर कौन करेगा, कौन कितनी मेहनत लेगा, अगर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ले तो उसको सैलरी कितनी मिलेगी, पैसा जो जितना लगा रहे हो बिजनेस में, कैपिटल लगा रहे हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा क्या. तो ये सारी बातें क्लियर करनी पड़ेगी. और क्लियर करके खाली मुंह जमाने चलेगी क्या? नहीं, उसको राइटिंग में चाहिए. द अग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग.
And whenever the agreement is writing between the partners, it is called as partnership deed. The partnership deed should be registered. हमारे परभनी में जितने भी पार्टनरशिप फर्म हैं वो औरंगाबाद के रजिस्टर के अंतर्गत आते हैं. यानी हमारे परभनी रीजन के जितने भी पार्टनरशिप फर्म है या जो बनने चाहते हैं उनको औरंगाबाद में रजिस्टर के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. मतलब इन्होंने जो पार्टनरशिप डीड परभनी में बनाई है इसका रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि औरंगाबाद डिवीजन में आता है. तो औरंगाबाद डिवीजन में उस ऑफिस में जाकर इनकी पार्टनरशिप डीड को उनको वहां पर देकर फीस भरकर एप्लीकेशन भरकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. जब जो औरंगाबाद में जो रजिस्ट्रार है जब इनकी रजिस्ट्रेशन कर लेगा उसके बाद इनकी पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आएगी. फिर सत्यनारायण की पूजा, शॉपैक का लाइसेंस, फूड एंड ड्रग लाइसेंस और फिर उसके बाद कैफे काउच और फिर बिजनेस. समझ में आ रहा है? उन्होंने पार्टनरशिप फर्म खोल ली, मुंह जबानी बात कर लिया, डायरेक्ट कैफे खोल दिया, 1 महीने के अंदर फूड ड्रग्स वाले आते ताला ठोक देते. समझ में आ रहा है? क्योंकि कानून से बड़ा है इस दुनिया में कोई नहीं. कानून से बड़ा कोई भी नहीं. भारत संविधान के मुताबिक चलता है. संविधान कहता है कि कानून सबसे परे है, सबसे बड़ा है. कानून समान है मोदी जी के लिए भी और मेरे लिए भी. बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो पार्टनरशिप फॉर्म अलग कैसे? जहां 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति साथ में आकर बिजनेस करते हैं ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म. एक पार्टनरशिप फॉर्म शुरू करने के लिए क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट. दैट अग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड. That agreement is called as partnership deed. Registration of partnership firm is compulsory. लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है. बहुत से स्टेट ने पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी नहीं किया है. महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कुछ स्टेट में कंपलसरी नहीं है. उल्टा कंपलसरी नहीं तो प्रॉब्लम है. अगर कंपलसरी नहीं है तो क्या करते हैं? डीड को रजिस्टर ही नहीं करवाते और रजिस्टर नहीं कर रहे फिर वो कानूनी दावपेच में जब चला जाता है तो चीजें फंस जाती है. क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक उसका फैसला होगा और कानून कहता है कि रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है. रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है. तो मैंने आज आपको एक बिजनेस के बारे में बताया जहां पर 2 से ज्यादा व्यक्ति साथ में आकर बिजनेस करते हैं जो कि कहीं भी रिलेटेड या रिश्तेदार या भाई नहीं होते. ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं. द पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न्ड बाय अ सेपरेट एक्ट which is called as the Partnership Act 1932. यानी ये बिजनेस बनेगा, ये बिजनेस चलेगा, ये बिजनेस का सारा कामकाज एक कानून के मुताबिक होना चाहिए. वो कौन सा कानून है? द पार्टनरशिप एक्ट 1932. 2 or more persons who are intending to work together are called as partners. Are called as partners. They are owner in the partnership firm as per the agreement. मान लो ऐसा बिजनेस भी हो सकता है जहां पे उत्कर्ष 80% प्रॉपर्टी का मालिक है और 20% का पार्थ मालिक है. बिजनेस में 80 रुपए कौन लगाएगा? उत्कर्ष. 20 रुपए कौन लगाएगा? पार्थ. ये सारी चीजें आपसी सहमति में होनी चाहिए. तो आपसी सहमति क्या है? कौन सा पार्टनर कितने पोर्शन का मालिक है? ये सारी चीजें राइटिंग में होनी चाहिए बतौर एक अग्रीमेंट. वो जो अग्रीमेंट जो बनाई जाती है उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड. और हर एक पार्टनरशिप डीड रजिस्टर होने चाहिए विद रजिस्टर ऑफ पार्टनर्स. After registration, a partnership firm can come into existence. Any doubt? Any doubt? तो features खत्म करते हैं. The business organization which is owned, managed, controlled. Point of difference: 2 or more person. क्या बोला है? 2 or more persons. The business organization which is owned, managed, and controlled by 2 or more persons is called as partnership firm. Is called as partnership firm. और जो ओनर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पार्टनर्स. क्या बोलते हैं उसे? पार्टनर्स. द ओनर्स आर कॉल्ड एज पार्टनर्स. सोल ट्रेडिंग कंसर्न के ओनर को क्या बोलते हैं हम? सोल ट्रेडर. जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या बोलते हैं उसको? कर्ता या फिर को पार्टनर. कर्ता कौन? जो सबसे बड़ा है. को पार्टनर कौन? जो बाकी के परिवार के लोग हैं. पार्टनरशिप फर्म में जो मालिक है उसको क्या बोलेंगे हम? पार्टनर. क्या बोलते हैं उसे? पार्टनर. ये नाम बोल क्यों रहा हूं? ध्यान रखो, हर एक बिजनेस का नाम बदलता है. सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल ट्रेडर होता है. जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में कर्ता या को पार्टनर होता है. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होता है. आगे जॉइंट स्टॉक कंपनी सिखाऊंगा. जॉइंट स्टॉक कंपनी में वो शेयर होल्डर होता है या मेंबर होता है. सोसाइटी में वो मेंबर होता है. हर जगह पे ओनर का नाम बदलता है. हर जगह पे ओनर का नाम बदलता है. यहां पर ओनर का नाम क्या है? पार्टनर. क्या बोलते हैं ओनर को हम?
partner, and the organization is called as a firm, or you can call it as a partnership firm. Registration of the partnership firm is compulsory in Maharashtra state, जो मैंने बताया. बाकी स्टेट में कंपलसरी नहीं है, लेकिन आमतौर पर लीगली अगर मेरी सलाह लो तो आपने आपकी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन तो करना चाहिए. अगर आप महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहे हो तो कानूनी तौर पे कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. अगर आप परभनी में पार्टनरशिप फर्म भविष्य में खोलना चाहते हो तो याद रहे, मुंह बोली एग्रीमेंट करना क्या नहीं. अग्रीमेंट कैसे होने चाहिए? राइटिंग में, जिसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड. और उसका क्या करना चाहिए हमने? रजिस्ट्रेशन. वो कहां पर होगा? औरंगाबाद में. कहां पर होगा? औरंगाबाद में. हमारा डिवीजन कहां आता है? औरंगाबाद. दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932. सोल ट्रेडिंग कंसर्न में पहला पॉइंट है. देर इज नो सेपरेट एक्ट गवर्निंग दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. याद आया? यानी कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए कोई अलग तरह का कानून नहीं है. फिर सेकंड फॉर्म देखा था हमने, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. प्लीज टेल मी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कौन से कानून के मुताबिक चलता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 2006. याद आया? किसके मुताबिक चलता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 2006. उसी मुताबिक पार्टनरशिप किसके मुताबिक चलेगा? द पार्टनरशिप एक्ट 1932. अब फीचर्स देखते हैं. पहला पॉइंट, द बिजनेस स्टार्टेड बिटवीन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस. बिजनेस जो शुरू होता है वो किस आधार पे शुरू होता है? अग्रीमेंट. अब अग्रीमेंट किसके बीच में है? जय और वीरू के बीच में. दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट का आधार होता है, जो दो लोग साथ में आकर बिजनेस करना चाहते हैं. लोग कितने होने चाहिए? दो से ज्यादा. नंबर ऑफ पार्टनर्स, एक पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? ध्यान रहे, प्लीज पे अटेंशन. किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स बन सकते हैं. मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? 50 पार्टनर्स. यहां पे सीलिंग नंबर पे सभी लोगों का ध्यान रहे. प्लीज स्टेट स्ट्रेट और ध्यान दो मेरी तरफ, मैं क्या बोल रहा हूं. अगर आपको कोई बिजनेस खोलना है जहां पे आपको 100 से ज्यादा पार्टनर लेना है तो आप पार्टनरशिप फर्म नहीं खोल सकते. आपको नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी में कितने भी मालिक हो सकते हैं? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, पूरे 138 करोड़ भी मालिक हो सकते हैं. उसमें कोई लिमिट ही नहीं है. जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी देखेंगे, मैक्सिमम कितने मालिक हो सकते हैं? कोई लिमिट नहीं. पूरे 138 करोड़ लोग भी मालिक हो सकते हैं. लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हो तो आपके बिजनेस में कितने मैक्सिमम पार्टनर ले सकते हो आप? 50. 50 से ज्यादा मालिक आप नहीं ले पाओगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और पार्टनरशिप फर्म के लिए मिनिमम कितने लोग लगेंगे? 2. क्योंकि अगर एक रहा तो वो क्या हो जाएगा? सोल ट्रेडिंग कंसर्न. अगर वो एक रहा तो वो क्या हो जाएगा? सोल ट्रेडिंग कंसर्न. 2 या 2 से ज्यादा रहे तो वो पार्टनरशिप फर्म रहेगा. और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? तो 50. मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 50. द लाइबिलिटी. आप कहानी में ट्विस्ट. अब मुझे नहीं लगता इसके ऊपर मुझे इतनी मेहनत लेने की जरूरत है. पॉइंट बहुत इजी है. अभी अब इजी लगेगा, जो नए हैं उनको डिफिकल्ट लगेगा. क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर? द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड. यहां पे एक और पॉइंट जोड़ दिया है इसमें. इट इज जॉइंट एंड सेवरल. समझाता हूं, ध्यान दो. उम्मीद करता हूं जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उनको ये तो समझ गया लिमिटेड और अनलिमिटेड क्या है. लिमिटेड मतलब बिजनेस की लायबिलिटी का ओनर का कुछ भी लेना देना नहीं है. ऐसा अपन अगले फॉर्म में सीखेंगे. पार्टनरशिप में अनलिमिटेड है, इसीलिए कानून ने एक और लाया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. मतलब वहां पे पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड. कैसी होगी? लिमिटेड. इसी एग्जांपल को वापस रिपीट लूंगा. जय वीरू को मैं जय वीरू को वापस से लूंगा, लेकिन वहां पर नाम होगा शोले ढाबा एलएलपी. क्या नाम होगा? शोले ढाबा एलएलपी, यानी शोले ढाबा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. जब हम एलएलपी को डिस्कस करेंगे तब तुम्हें मैं सिखाऊंगा कि जय और वीरू की लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है. लेकिन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड. कैसी है? अनलिमिटेड. तो मुझे बता पिल्लू, मैंने तुझे समझाया था क्लास में 3-4 बार, जब कभी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है उसका मतलब क्या होता है? काय असते त्याचा अर्थ? व्हाट इज अनलिमिटेड? कौशल बोल.
एग्जैक्टली अगर आपको याद है कि अगर कल को बिजनेस को नुकसान हो जाता है तो उसके लिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है, जिसे हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और वही लिमिटेड रहा तो बिजनेस के नुकसान के लिए आप किसी भी ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकते। याद आया एसपीसी का मैंने एग्जांपल दिया था ओपीसी में। अब यहां पे फिर से ध्यान दो, हमारा ढाबा क्या है कहां गया भाई ढाबा, शोले ढाबा। अब जय और वीरू ने मिलकर 30 लाख रुपए में ढाबा खोला। कितने? 30 lakhs। नाउ अंडरस्टैंड देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस। जहां पे मैंने क्या कहा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी विच इज जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट एंड सेवरल इस शब्द का मतलब समझा रहा हूं, ध्यान दो। बिजनेस शुरू किया 30 लाख में। कितने में शुरू किया? 30 लाख में। 30 लाख में जय ने दिए 5 लाख रुपए। जय ने कितने दिए? 5 लाख। वीरू ने दिए 5 लाख। इक्वल मालिक दोनों बन गए। दोनों क्या बन गए? इक्वल मालिक। यानी 5 लाख दिए जय ने, 5 लाख। अभी बहुत ध्यान दो, अगर ये समझा तो समझेगा पॉइंट, अगर आपका ध्यान नहीं है तो ये बाउंसर जाएगा। जय ने लगाए 5 लाख, वीरू ने लगाए 5 लाख, बिजनेस तो बनाए 30 लाख में। तो ये 30 लाख में 10 लाख इनका ओन्ड कैपिटल यानी खुद का पैसा, पार्टनर का पैसा, और ये 20 लाख रुपए का इन्होंने लिया है लोन। क्या लिया बेटा इसने? लोन। क्या लिया है? लोन। हमने सोचा शोले ढाबा चल जाएगा, क्योंकि ये वेज रेस्टोरेंट था, तो पता चला रामपुर में तो सब बियर बार एनी चाहिए, तो हमारे वेज, प्योर वेज ढाबे में कोई आया ही नहीं, और बिजनेस चलने की जगह बर्बाद हो गया। यानी कोई आया नहीं, बिजनेस चला ही नहीं, बिजनेस नुकसान में चला गया। बिजनेस जो है नुकसान। 1 साल बिजनेस चलाया, लेकिन 1 साल में ऐसा हुआ कि जो शेफ बनाता है, खाना बनाता है, उसकी पगार भी निकलना मुश्किल हो गई। तो इन्होंने क्या किया, जो इनके 10 लाख थे लोन लिया था, उसमें से जैसे तैसे बिजनेस चला रहे थे 1 साल। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर दे डिसाइडेड कि अब बिजनेस चला के मतलब नहीं, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में खर्चा ज्यादा हो रहा है और रेवेन्यू कम है। तो बिजनेस में खर्चा ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो मतलब बिजनेस नुकसान में है, और नुकसान का बिजनेस चलाने में होशियारी है क्या? नहीं। बिजनेस तभी चलाना चाहिए जबकि बिजनेस में प्रॉफिट हो। अब बिजनेस 1 साल के बाद बंद करने का निर्णय लिया है, तो बंद करने के लिए इन्होंने पूरा होटल का सब कुछ, सामान विमान, फर्नीचर वर्नीचर सब कुछ बेच दिया, सब चीजें बेच दी। अब सब चीजें बेच बुझाने के बाद, करने के बाद 14 लाख रुपए इनके पास आए। कितने रुपए आए? 14 लाख। लगाए कितने थे इन्होंने? 30 लाख। कितने रुपए लगाए थे? 30 लाख। 30 में से इनके 10 तो डूब ही गए पूरे, खुद के पैसे का तो कुछ नहीं, ये तो पहले डूब गए। ओन्ड पैसा जो होता है वो तो पहले डूब जाता है। खुद के जो इन्होंने बचाए थे जय वीरू ने 5-5 लाख रुपए, वो तो डूब गए। अब और कितने पैसे लगे थे इसके अलावा? 20 लाख। लेकिन वो क्या था? बैंक का लोन था। अब बैंक को कितने देने के वापस? 20 लाख। बैंक बोलता है जान दे रे बाबा, तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया रे, गरीब बच्चे, छोड़, जितने उतने दे दे। कि बैंक पूरे पैसे लेगा? बैंक तो आपसे पूरे पैसे लेगा। अब बैंक को देने के हैं 20 लाख। बैंक को कितने देने के पार्थ? 20। लेकिन अब इनके पास सब कुछ बेच बुझा के पैसे कितने बचे? 14 lakhs। कितने बचे? 14 lakhs। यानी कितना पैसा कम पड़ रहा है अभी? 6 लाख। कितना पड़ रहा है? 6 लाख। अब 6 लाख की भरपाई कौन करेगा? पार्टनर, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से। क्यों? बिकॉज द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड। जब हम एलएलपी देखेंगे, जब हम एलएलपी देखेंगे, नाम होगा शोले ढाबा एलएलपी, सेम एग्जांपल लूंगा, लेकिन वहां पे ये जो 6 लाख रुपए रहेंगे ना, वो बैंक के डूब जाएंगे, क्योंकि एलएलपी अपने आप में एक अलग बिजनेस है। तो उस बिजनेस को दिवालियाखोर यानी बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, और ये पैसे का कुछ नहीं हो सकता। पार्टनर के प्रॉपर्टी को आप हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि एलएलपी में पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है। कैसी है? लिमिटेड है। लेकिन यहां पर पार्टनरशिप फर्म समझ रहे हैं। अभी अपन क्या समझ रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म। क्या दिया है? पार्टनर की लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। हाउ इज द लायबिलिटी? अनलिमिटेड। हाउ इज द लायबिलिटी? अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड तो लायबिलिटी है, लेकिन एक और शब्द सामने डाल दिया, जॉइंट एंड सेवरल। प्लीज निड़े इधर ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। जॉइंट एंड सेवरल कैसी है लायबिलिटी? जॉइंट
एंड सेवरल, इसका मतलब समझो। द पार्टनर्स आर जॉइंटली लाइबल, द पार्टनर्स आर जॉइंटली लाइबल, यानी ये 6 लाख रुपए जय और वीरू को दोनों को अपने जेब में से भरने पड़ेंगे, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से बेचना पड़ेगा। जय की जया बच्चन है, ठाकुर साहब का हवेली है, उसने हवेली बेच दी, उसमें से 3 लाख रुपए ला लिए। और इसकी बसंती है, उसने उसका टांगा बेच दिया, उसके पास से 3 लाख रुपए लाए। ऐसे 3-3 लाख रुपए दोनों ने जमा किए और जमा करके 6 लाख रुपए बैंक के चुका दिए, क्योंकि लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड है, पैसे तो तुमको देने पड़ेंगे, पैसे तो तुमको देने पड़ेंगे, क्योंकि पर्सनल प्रॉपर्टी आपकी अटैच हो चुकी है। अब जॉइंट का मतलब क्या है? दोनों की जिम्मेदारी है कि 6 लाख रुपए देना है। दे आर जॉइंट एज वेल एज सेवरल, समझने की कोशिश करो। सेवरल, द लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल, यानी साथ में मिलके 6 लाख रुपए दे या फिर अलग अलग होके 3 लाख रुपए दे, लेकिन पैसे तो पूरे 6 लाख देने पड़ेंगे। अब 2 मिनट के लिए ऐसे समझो, बसंती जो है, बसंती अपने पिल्लू के साथ भाग गई। नको का? नको नको बसंती, हाँ भाग धन्नो भाग। तो 2 मिनट के लिए समझ लो, जान दो, हमारी बसंती रोहित के साथ भाग गई, है ना? बोले मजा आएगा ऐसे, नाइस टेडी, आई लाइक इट, है ना? तो भाई इतना सोनू सोनू बाल, मेरा टेडी टेडी है, मेरा रोहित, मतलब गोंडो, ओ माय क्यूटी, ओ नाइस। तो बसंती जो है इस क्यूटी क्यूटी रोहित के साथ भाग गई, है ना? बसंती जो है, कित चलिए तू, कित चलिए तू, कित चलिए, वो चली गई इसके साथ। बसंती जो है वो क्यूटी क्यूटी रोहित, हमारे टेडी क्यूटी रोहित के साथ भाग गई। अब जय की तो शादी हो गई, लेकिन वीरू चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, मौसी के नाम से चिल्ला रहा है दारू पी के, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। अब बात ऐसा है कि जय के पास तो जया बच्चन है, तो उसने ठाकुर साहब की हवेली बेच के 3 लाख रुपए तो ला लियो, लेकिन बात ऐसा है वीरू की शादी तो नहीं, क्योंकि हमारा क्यूटी क्यूटी टेडी ने क्या किया, बसंती भगा ले गए। अब उसके पास ना टांगा बचा, ना बसंती, ना धन्नो। अब वो क्या करे? अब बात ऐसी है कि जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई एक पार्टनर अपने हिस्से की लायबिलिटी अगर नहीं दे पाता, तो उसके हिस्से के भी पैसे दूसरे को चुकाने पड़ेंगे। मतलब कल को वीरू के पास पैसे नहीं है, वीरू के पास कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अब मान लो जय के पास प्रॉपर्टी है जो 6 लाख की है, ठाकुर साहब का घर कितने का है? 6 लाख रुपए का, लेकिन बाय नियम उसको कितने देने के हैं? 3 लाख। 3 लाख कौन भरेगा? वीरू। लेकिन वीरू के पास कुछ नहीं, क्योंकि बसंती भाग चुकी है। वीरू के पास कुछ नहीं है क्योंकि बसंती भाग चुकी है। ऐसे केस में जय ये नहीं बोल सकता बैंक को, मैं आधा पार्टनर हूं तो मैं खाली आधे पैसे दूंगा, मेरे हिस्से के 3 लाख रुपए लो, बाकी उससे लेते बैठो। बैंक ने उसको पूछा, उसको देखा, कोर्ट ने उसको पूछा, लेकिन कोर्ट को पता चला कि उसके पास 1 रुपया भी नहीं है देने के लिए। वीरू के पास देशी दारू के अलावा और कुछ भी नहीं है देने के लिए, नथिंग, 1 रुपया भी नहीं है। तो ऐसे केस में क्या जय बोल सकता है मेरी जिम्मेदारी आधी है, नुकसान कितना है? 6 लाख, मेरे हिस्से में कितने आता है? 3 लाख, आधे आधे मालिक है ना हम, तो मेरे हिस्से में कितने आए? 3 लाख, तो मैं सिर्फ 3 लाख रुपए दूंगा, बाकी 3 लाख रुपए डूब गए। नहीं, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लायबिलिटी जॉइंट, सेवरल और अनलिमिटेड है। इसका मतलब दोनों पार्टनर में से अगर कोई भी पार्टनर असफल है अपने हिस्से के पैसे देने के लिए, तो उसके हिस्से की भी पैसे दूसरे पार्टनर को देने पड़ेंगे। समझ रहे? तो मतलब ठाकुर साहब की हवेली बेचकर 6 लाख रुपए भी आए, तो वो 6 लाख रुपए भी जय को अकेले को चुकाने पड़ेंगे। किसको चुकाने पड़ेंगे? जय को, क्योंकि लायबिलिटी कैसी है? जॉइंटली है। कैसी है? शब्द, कानून, लॉ। मैं बोलता हूं ना, थ्योरी सब्जेक्ट मत समझो इसको, ये लॉ है। यहां पे हर शब्द का मतलब होता है, जॉइंट एंड सेवरल का ऐसा मतलब निकलता है, और हमारे वकील इसी शब्दों को तोड़ मरोड़ के केस जीतते हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लॉ, यू कैन प्ले विथ लॉ विथ एवरी वर्ड। इसलिए आगे चल के जब बेयर एक्ट हम सीखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा
हर एक शब्द का मीनिंग देते वहां पे, क्योंकि हर शब्द के डबल मीनिंग निकलते हैं, मतलब अच्छे वाले, हर शब्द के डबल मीनिंग निकलते हैं और कोई भी व्यक्ति उसको चाहे जैसा मीनिंग दे सकता है अगर मीनिंग नहीं दिया गया तो। इसीलिए जब आप एक्ट पढ़ोगे, किसी लॉ को पढ़ोगे, हर एक शब्द का वहां पे मीनिंग दिया रहता है ताकि उस शब्द का कोई दूसरा मीनिंग नहीं निकाला जा सके। सिर्फ शब्द कितना था? लाइबिलिटीज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। उसका मतलब ये है, मतलब कल को तुम्हारा पार्टनर पैसे भरने के लिए समर्थ नहीं है तो उसके हिस्से भी पैसे तुमको ही भरने पड़ेंगे। यानी वीरू ने हाथ झटक लिया, उसके पास पैसा नहीं है तो जय ये नहीं कह सकता कि मेरे हिस्से में सिर्फ 3 लाख रुपए तो मैं सिर्फ 3 लाख दूंगा, उसके हिस्से के भी पैसे जय को ही भरने पड़ेंगे। समझ में आया? तो इसका मतलब होता है जॉइंट एंड सेवरल। समझा? मतलब वो 6 लाख के लिए दोनों मिलकर, अगर दोनों मिलकर नहीं तो दोनों में से किसी एक को देने पड़ेंगे, लेकिन देने तो पूरे ही पड़ेंगे, 6 लाख ही देना पड़ेगा, 3 लाख रुपए देके सेटलमेंट नहीं होगी। बात समझ में आई? लेकिन लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। बात यहां ध्यान रखनी है कि पैसे न दे सके तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच होगी, फिर उसमें से अगर किसी पार्टनर के पास नहीं है तो दूसरे पार्टनर की सब कुछ लेके जाएंगे लेकिन पैसा पूरा वसूल करेंगे। कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। पैसा बिजनेस में कौन लगाएगा? दोनों पार्टनर। और किस रेशियो में लगाएंगे? जैसे कि अग्रीमेंट में है। अगर 50-50 पार्टनर है तो दोनों कितने लगाएंगे? 5 लाख 5 लाख। 80-20 पार्टनर है तो जो 80 वाला वो लगाएगा 8 लाख, दूसरा लगाएगा 2 लाख। 70-30 है तो 70 वाला लगाएगा 7 लाख, दूसरा लगाएगा 3 लाख। तो कैपिटल जो बिजनेस में लाता है वो कौन लाता है? पार्टनर्स। कैसे लाता है? एज पर द पार्टनरशिप डीड। जैसे उन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, तय हुआ है, उस अग्रीमेंट के मुताबिक पैसा लाया जाता है। पार्टनरशिप फर्म डू नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। अगर सेपरेट लीगल स्टेटस रहा तो लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहती है। यहां पे सेपरेट है क्या? नहीं। लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म के मालिक एक ही है। जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न और सोल ट्रेडिंग कंसर्न का सोल ट्रेडर ये एक ही है, इसीलिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न के नुकसान के लिए सोल ट्रेडर की पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच होती है। ठीक उसी तरह से पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स एक ही है। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स एक ही है, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म के लाइबिलिटी के लिए पार्टनर्स अनलिमिटेड लाइबल होते हैं। इन पार्टनरशिप फर्म्स पार्टनर ट्रांसफर कैनॉट ट्रांसफर देयर शेयर विदाउट परमिशन टू अदर पार्टनर्स। लेट से हमारे कैफे है, अब उस कैफे में पार्टनर कौन है? उत्कर्ष और पार्थ। ये जिग्गी बिग्गी है ना, चिग्गी बिग्गी जिग्गी बिग्गी है ना, एकदम खास दोस्त, खासम खास। लेकिन अब कुछ कारणवश पार्थ इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। वो अपने हिस्से का आधा हिस्सा जो है वो तेजस को देना चाहता है, लेकिन तेजस की उत्कर्ष की नहीं पड़ती। तेजस की उत्कर्ष की नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। दोनों एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते, बात भी नहीं करते। अब मुझे बताओ, दो लोग आपसी सहमति से बिजनेस में आए और परस्पर अगर एक दोस्त अपना हिस्सा किसी और व्यक्ति को बेच दे जिसकी उस व्यक्ति दूसरे वाले पार्टनर के साथ नहीं बनती, तो बिजनेस चल पाएगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब दो पार्टनर जब किसी बिजनेस में शेयर लेते हैं, जिसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, कोई भी पार्टनर अपने हिस्से का शेयर किसी और व्यक्ति को अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर की परमिशन के बिना नहीं बेच सकता। यानी पार्थ को अपना हिस्सा 50% किसी को बेचना भी है तो उसको पहले उत्कर्ष की परमिशन लेने पड़ेगी कि मैं मेरा हिस्सा तेजस को बेचूं तो चलेगा क्या। अगर उत्कर्ष को आपत्ति है तो पार्थ अपना हिस्सा हो तेजस को नहीं बेच सकता। लेकिन समझो इसने कहा कि मैं मेरा हिस्सा अनुज को बेचता हूं और इसने कहा कि ठीक है अनुज का कोई प्रॉब्लम है तो उसको दे सकते हो, तो उसे दे सकते हैं। यानी कोई भी पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म का अपना हिस्सा दूसरे पार्टनर के परमिशन के बिना बेच नहीं सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंट एज वेल एज जॉइंट मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस। जॉइंट ओनर, जॉइंट मैनेजर। जय वीरू हो या ये दोनों हो, दोनों भी मालिक है, दोनों भी मैनेजर है, दोनों भी डिसीजन लेंगे। अकेले की चलेगी क्या? नहीं। पार्टनरशिप है तो दोनों की चलेगी। नेक्स्ट, नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनर भी वो है, मैनेजमेंट भी वो है। पार्टनर ही मैनेजर है, पार्टनर ही ओनर है, बिजनेस भी वही चलाते हैं। यहाँ पे सेपरेशन का मतलब क्या है? जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी देखेंगे वहां पे ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास होती है,
मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के पास होती है, तो वहां पे ओनरशिप मैनेजमेंट अलग है। पार्टनरशिप में ओनरशिप मैनेजमेंट सब कुछ पार्टनर्स के पास है। इधर ध्यान दे रहे अग्रवाल, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्लीज पे अटेंशन, लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द अग्रीड रेशियो एज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि पार्थ और उत्कर्ष, जय और वीरू बिजनेस का प्रॉफिट या नुकसान 50-50% से बांट के लेंगे। यानी कल को 1 लाख प्रॉफिट होगा तो एक का कितना होगा प्रॉफिट 50,000, दूसरे का प्रॉफिट कितना होगा 50,000। क्या दोनों में से एक बोल सकता है कि मैं 70,000 रुपए रखूंगा? नहीं, जैसा अग्रीड है पार्टनरशिप डीड में वैसा ही रखना पड़ेगा। अब बिजनेस में नुकसान होगा 1 लाख का, उत्कर्ष बोला जान देना पार्थ रख लें तो 1 लाख रुपए का पूरा नुकसान चलेगा क्या? नहीं, आधा नुकसान किसका है? उत्कर्ष का। आधा नुकसान किसका है? पार्थ का। आधा नुकसान किसका है? जय का। आधा नुकसान किसका है? वीरू का। पार्टनरशिप डीड में हमेशा मेंशन होता है कि पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। यहां पे छोटा सा पॉइंट दे रहा हूं, बॉम्ब है, ध्यान रहे। बहुत कंसेप्ट रहते हैं एसपी में, थोड़ा समझना पड़ेगा। आपको लगे तो सुबह वाला लेक्चर एसपी लेता हूं, इको को पीछे डालता हूं क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं। पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस शेयरिंग, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट और लॉस, नुकसान की भी और प्रॉफिट की भी शेयरिंग किसके मुताबिक होती है? एज पर द शेयरिंग रेशियो विच इज गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। बहुत बार पार्टनरशिप के अग्रीमेंट में, डीड में प्रॉफिट शेयरिंग का कोई उल्लेख नहीं होता, पार्टनर्स लिखना भूल जाते हैं। whenever the partnership deed, please pay attention, whenever the partnership deed is silent about the profit and loss sharing ratio, it is assumed by law. कौन सा लॉ? पार्टनरशिप एक्ट 1932. The Partnership Act 1932 states if there is no expression regarding the profit sharing between the partners, it is assumed that the profit and losses of the firms are shared equally between the partners. अगर पार्टनरशिप डीड में, अग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में कोई कंडीशन लिखी नहीं, 70, 30, 60, 40, 50, 50, ऐसा कुछ अगर पार्टनर लिखना भूल गए हैं तो कानून यह अज्यूम करेगा कि सभी पार्टनर इक्वल मालिक है प्रॉफिट या लॉस के। समझ में आया? यानी एक्सप्रेस कंडीशन है, आपने लिख के देना चाहिए। अगर दोनों में 70 और 30 है, 70 उत्कर्ष का 30 पार्थ का, तो अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए प्रॉफिट का 70% उत्कर्ष रखेगा, प्रॉफिट का 30% पार्थ रखेगा। अगर ऐसा लिखना भूल गए तो कानून क्या इंप्लाई करेगा? आधा हिस्सा उत्कर्ष का, आधा हिस्सा पार्थ का। ऐसा कब अज्यूम किया जाएगा? जब लिखे वाला नहीं है। नॉर्मली सब कुछ राइटिंग में होता है। कहां पर? पार्टनरशिप डीड में। समझे सारे पॉइंट? कोई सवाल? एनी डाउट? यस, एनी डाउट? चलो, थैंक यू।